तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो R क्या है हमारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या होती है बताइए? 3 वैल्यूज होती हैं इसकी, यूनिट के साथ हम याद करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और तीसरी वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सब एनर्जी, देखिए ये भी एनर्जी की यूनिट है। एटीएम लीटर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गई आर की बात। क्या टीबी नॉट आपको पता है क्या है? क्या टीबी नॉट आपको पता है? टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 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 सोल्यूशन का टीबी होता है, टीबी। और टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्लियरली लिखा ही है। डेल्टा एच वेपराइजेशन जो क्वेश्चन में होगा वो होगा। बाकी हम लोग डेल्टा एच वेपराइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे कभी, तो कभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये अभी करेंगे तो फिर टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक जाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग कोई काम मतलब फिर वो आप अगर बिना क्योंकि आपको फिर थर्मोडायनेमिक्स पता है, मेरे लिए चर्चा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आप लोग के ऐसे चला जाएगा अगर आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता होगा तो। पढ़े आप लोग? अच्छा ये बताइए, तीन डेल्टा एच कॉमन होते हैं। एक है डेल्टा एच फ्यूजन, एक है डेल्टा एच वेपराइजेशन। अच्छा पहले इन दोनों बताइए, डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन से क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शानदार शानदार शानदार। देखिए टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? जब एक मोल सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है, जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। और जब एक मोल सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, जब एक मोल सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, और इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ठीक है अभी के लिए। मतलब अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन आएगा तो आप लोग समझ लेंगे ना, वैल्यू है बस, और कुछ नहीं अभी के लिए। तो अब कुछ नई बात देखते हैं, इधर देखिए। सुनिए 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 सुनिए। अच्छा पहले एक सवाल करिए। सवाल, मेरा सवाल है आपसे, सवाल है कि दो लिक्विड हैं ए और बी। देयर आर टू लिक्विड्स ए एंड बी। दोनों एक आइडियल सोल्यूशन बना रही है, आइडियल सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। There are two liquids A and B. They both form an ideal solution at 27 degrees Celsius.
विथ देयर प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर्स पी नॉट ए इज मान लीजिए 0.6 एटीएम एंड पी नॉट बी इज 1.2 एटीएम। फिर से सुनिए, दो लिक्विड्स है ए एंड बी, वो एक आइडियल सोल्यूशन बना रही है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड देयर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी एट 27 degree Celsius is 0.6 atm, 1.2 atm. We have to find composition of the solution at boiling point, at composition of the solution, इसको कैसे लिखें? When the boiling starts, क्वेश्चन समझ में आया है? सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, ए है बी है। ए और बी 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखे गए, मिक्स किए गए, तो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। और 27 डिग्री सेल्सियस पे उनके प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है आपको। अब हमें क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन व्हेन द बॉइलिंग स्टार्ट्स। कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोल फ्रैक्शन से। अगर हम दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन। अगर हम दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें, उसी को हम बोलते हैं क्या? कंपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर मैं जब भी बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लूँ, तो क्या 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 मैं बोल दूँगा? कंपोजिशन आ गया, है ना? कर सकते हैं, ट्राई करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ में आया है? वी हैव टू लिक्विड्स ए एंड बी, दे फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस with given PA naught and PB naught 0.6 and 1.2 atm. We have to find the composition of solution when boiling starts. अब इसमें हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? अज्यूमिंग दैट बॉइलिंग occurs at 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग हो रही है, ठीक है? करिए भाई। ये सोल्यूशन का अरे ये बस लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कि ना किसी मतलब बस लॉजिक इसमें लगाना है, बहुत लॉजिक। क्या आपको राउल्ट्स लॉ आता है? राउल्ट्स लॉ आता है? क्या आप लॉजिक लगा सकते हैं? क्या भगवान ने आपको अच्छा खासा दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, ऊपर वाला माला साफ है, कचरा तो नहीं भरा?
करिए करिए करिए। हो गया? कितना आ रहा कंपोजिशन? एक्स से कितना आ रहा? 0. गुड 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 गुड। एक कोई आना चाहिए, दूसरा तो आ ही जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी 1। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, नजरे इधर, नजरे इधर, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। अरे देखो भाई, ये बताइए कि क्या ये लिक्विड ए एंड बी आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं? आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या राउट लग सकता है? राउट क्या कहेगा कि फाइनल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या मैं बोल रहा हूं कि बॉइलिंग अकर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग की कंडीशन क्या होती है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या लेके चलते हैं जनरली? 1 atm। क्या लेके चलते हैं? 1 atm। तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन PS इज इक्वल टू 1 मैं मान लूं? अरे अरे जान निकल गई नहीं ना? क्या मैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन 1 मान लूं? और क्या मुझे PA नॉट PB नॉट दिया है? PA नॉट इज 0.6 इंटू XA प्लस PB नॉट इज 1.2 इंटू XB। पर सर दिक्कत है कि 2 अननोन है, एक इक्वेशन है। अरे गधेड़े, क्या मैं XB को लिख सकता हूं 1 माइनस XA? XB को 1 माइनस XA लिख दूं तो 1 इज इक्वल टू 0.6 XA प्लस 1.2 इंटू 1 माइनस XA। क्या यहां से XA सॉल्व हो जाएगा? XA सॉल्व हो गया। XA सॉल्व होके क्या मिला है? 1/3। और XB क्या मिला है? 2/3। क्या हमारा कंपोजिशन आ चुका है? आ चुका है, आ चुका है। दिखाइए अपना तरीका, दिखाइए। आपने क्या किया है? आपने टोटल प्रेशर निकालने के लिए अच्छा हाँ, अरे नहीं भैया, गलत गलत। ये कोइंसिडेंस है कि आपका आंसर सही आया, वरना आपका तरीका गलत है। सुनिए, पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का है PA और PB। ये PA PB थोड़ा ना जो 0.6 और 1.2 दिया है। दिस इज P नॉट A P नॉट B। PA आएगा ये इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, PB आएगा ये इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। बस कोइंसिडेंटली हुआ क्या है, वो चीज आपकी बस मतलब आ गई है किसी तरह, वरना आपका तरीका गलत है। लेकिन ठीक है, चलिए कम से कम ट्राई तो किया, गुड। PA PB अलग चीज है, P नॉट A P नॉट B अलग चीज है। PA PB अलग चीज है, P नॉट A P नॉट B अलग चीज है। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हो पाया तो हम आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। और जितना बढ़ेगा माइनस ओरिजिनल जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, उनको घटाएंगे तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। और क्या वो वैल्यू डेल्टा TB जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम जब डेल्टा TB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KB इंटू M। और इस KB की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। केवल सॉल्वेंट चेंज होगा तो KB की वैल्यू चेंज होगी, अगर सॉल्वेंट सेम रहेगा तो KB की वैल्यू सेम रहेगी, सोल्यूट के साथ चेंज नहीं करेगी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें, नॉलेज की बातें।
कि केबी को बोलते हैं, केबी को बोलते हैं, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, और मेरी स्पेलिंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हो सकता है गलत हो। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या 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 साइलेंट होता है क्या कुछ? पता नहीं भाई, मैं अंग्रेजी वाला आदमी नहीं हूँ। इबुलियोस्कोपिक, मैं तो यही बोलता हूँ इबुलियो। तो ये यू मत बोलो ना, मैं ये यू मत बोलो, इबुलियोस्कोपिक। इस पूरे जो बॉइलिंग पॉइंट नापने की प्रक्रिया है, असल में हम क्या कर रहे हैं? असल में तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ही नाप रहे हैं ना, एक तरह से। कि हम मान लीजिए डेल्टा टी बी हम कहीं से निकाल लिए, हमें सॉल्वेंट का क्या बोलते हैं वो पता हो, बॉइलिंग पॉइंट। तो असल में तो हम निकाल क्या रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, हम वही तो निकाल रहे हैं। इस पूरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नापने की प्रक्रिया को, मेजर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपी। क्या बोलते हैं? इबुलियोस्कोपी। इबुलियोस्कोपी। और इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कुछ तो बोलते हैं यार, इसको पता नहीं, जो भी नाम होता होगा इसका। हमें सवाल सॉल्व करने से मतलब, हमें ये क्या हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं अब? जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आइए, लिख लीजिए, और फिर हम जल्दी से 3 सवाल लिखेंगे। कितने सवाल? 3 सवाल। ओके, हम उन्हें सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। गुड। और फिर जल्दी से मैं साथ ही में वो पढ़ा दूंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, काफ़ी सिमिलर सा है। भाई साहब देखो, जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उस वेपर प्रेशर कम होने की वजह से उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर जान लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है इन जनरल। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, किसी चीज का वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है किसी चीज में। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि कितनी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ही समझिए कि आयरन का मेल्टिंग, अरे यार वो तो मेल्टिंग हो गया, लेकिन मैं कैसे समझाऊं? हाँ, ऐसे समझिए कि कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स ऐसे क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तगड़ा। तो क्या इसको बॉयल करना आसान होगा या कठिन? इसको बॉयल करने का क्या मतलब है? उसकी वेपर स्टेट में भेजना। क्या इसको उसकी वेपर स्टेट में भेजना आसान होगा या कठिन? बहुत कठिन, बहुत ज्यादा कठिन। वहीं पे आप लिक्विड को देख लीजिए, लिक्विड हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या उनको वेपर में भेजना आसान सॉलिड से? अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड की या लिक्विड की? सॉलिड की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा, अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर डिफाइंस द टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट।
यानी कि अब मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो पार्टिकल लिक्विड से वेपर जा पाएंगे? जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उनको उतनी दिक्कत होगी जाने में, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी आसानी से निकल के जा पाएंगे। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो उतनी आसानी से निकल के जा पाएंगे, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा लिक्विड के पार्टिकल्स में उतना ज़्यादा दिक्कत होगी उनको वेपर के फॉर्मेशन में, है ना। और जितना ज़्यादा दिक्कत होगी वेपर के फॉर्मेशन में, जितने कम वेपर फॉर्म होंगे उतना ही कम उनका वेपर प्रेशर होगा। जितने कम वेपर फॉर्म होंगे उतना ही कम उनका वेपर प्रेशर होगा। तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्या दिखा रहा है? वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, या फिर कि कितना कम स्ट्रेंथ है लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच में। और बॉइलिंग पॉइंट क्या दिखा रहा है? कि कितना स्ट्रेंथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितना स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, जितना कम स्ट्रेंथ होगा उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। और वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। और वेपर प्रेशर कम हुआ तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्या बात समझ में आ रही है? खोपड़ी में घुस रही? तो इसलिए किसी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है। अभी हम इसका यूज़ करेंगे ग्राफ में। तो सुनिए, क्या ये सब आपने लिख लिया? क्या हम क्वेश्चन करें? थैंक यू, मेरी बेइज्जती होने से बचा ली। EBU है, धन्यवाद। EBU डबल LI, यही है इबूली। हाँ, मैंने गलत लिखा था क्या? कितना समझदार हूं मैं। ओ भाई शिशिर भैया, आपने तो अरे सुनिए, सवाल करें, सवाल जल्दी सवाल लिखिए। 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है क्या? 0.15 ग्राम of a substance dissolved in 15 gram of solvent boiled at a temperature higher by 0.216 degree Celsius than that of the pure solvent. What is the molecular weight of the substance? What is the molecular क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख के फिर मेरी तरफ देखिए। हाँ 2.16, अभी रुकिए, क्वेश्चन लिख लिया? जहाँ तक मैंने लिखा है अब इधर आइए, वापस पीछे आइए।
आप मुझे बताइए केबी की यूनिट्स, आप मुझे बताइए केबी की यूनिट्स। सोच के बताइए। आपके पास दो फॉर्मूले हैं यूज करने के लिए। एक है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एक है के बी इज इक्वल टू आर टी बी नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है क्या? डिस्चार्ज हो रहा है, एक मिनट। वीडियो रुका, चल रहा है ना? हाँ भाई, केबी की यूनिट्स बताइए। हे बताइए बताइए बताइए। अरे क्या क्या क्या? केजी पर मोल, आप काफी करीब, गुड। केल्विन केल्विन पर मोल या केल्विन मोल, क्या? एक्सीलेंट, केल्विन केजी पर मोल, एक्सीलेंट, गुड गुड। केबी की क्या यूनिट हो जाएगी भाई? केल्विन केजी पर मोल। सबको निकालना आया? सबको निकालना आया? किसको नहीं समझ में आया? अश्विनी आ गया? रेचल आ गया? आया आया आया? पक्का नहीं आया? नहीं आया? कौन एक्सप्लेन करेगा? इकरा एक्सप्लेन करेंगी। बताइए इकरा, बताइए। अरे बताइए बताइए बताइए, आराम से, शांत। हाँ बताइए बताइए। अरे चिल। नीचे मोल कैसे आया? अरे भाई, मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोल पर केजी। अच्छा ठीक है, ये क्या है? इन इन केल्विन। तो केल्विन, और यहां नीचे केजी था, तो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, तो यहां पे 2.16 के बाद लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे ना, केल्विन केजी पर मोल। और करिए, सवाल सॉल्व करिए। एक ही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बिल्कुल बिल्कुल वही यूनिट आएगी। आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। आपके पास यूनिट्स हैं। आर की यूनिट आपको पता है, टी बी वही आपका केल्विन में आएगा। और मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, मोलर वेट हम किस में मेजर करते हैं पता है आपको? अरे भाई, मोलर वेट यानी कि एक मोल का मास, ग्राम पर मोल में मेजर करते हैं मोलर वेट, ग्राम पर मोल। और डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आएगी एनर्जी पर ग्राम में। करिए भाई, करिए करिए करिए।
सवाल करिए, सबने सवाल लिखा? ट्राई करिए। एक ही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। क्वेश्चन हुआ? हो गया? गुड। क्वेश्चन हुआ? हो गया? साथ में करूं या आप समय लेंगे थोड़ा और? हाँ, देखेंगे। वो लोग अभी ट्राई करना है, शायद कर लीजिए। हाँ, हो गया है? लग नहीं रहा। ठीक है। आदित्य आपका हो गया? गुड, वेरी गुड। हो गया? गुड। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, वरना आप इधर देख सकते हैं, या आप और टाइम लेना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं। तब तक आप दूसरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी क्वेश्चन नोट ही नहीं किया क्या? अच्छा, पुराना वाला छापने लगे थे। ओह, हाँ, फाइंड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb ऑफ अ लिक्विड। मतलब हमें Kb फाइंड करना है ऑफ अ लिक्विड इफ देर इज अ राइज ऑफ 0.1 डिग्री सेल्सियस in boiling point of a solution containing 1.8 ग्राम ग्लूकोज in 100 ग्राम सॉल्वेंट। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें हमने 1.8 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, और फिर हमने देखा कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था Tb, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 0.1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर गया, यानी कि Tb प्लस 0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमें इसका Kb फाइंड करना है, इतने इंफॉर्मेशन दिया है तो ठीक है। लिख लिया जाए। बहुत ही आसान, लुल्ल है एकदम।
क्या सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? फाइंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb of a liquid if there is a rise of 0.1 degree Celsius in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram solvent. हो गया है? पिछला वाला भी हो गया। गुड। अच्छा आइए, जिसके लिए दुविधा हो उसके लिए पहला वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया जाए, कि जिसको दुविधा हो रही हो वो आगे के सॉल्व कर पाए, क्योंकि कुछ नहीं करना है, बस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम लगाना है। तो आइए देखिए, सभी की निगाहें बोर्ड पे, सभी की निगाहें बोर्ड पे। बोल रहा है कि 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम सॉल्वेंट। क्या ये पढ़ते ही मेरा ध्यान जाना चाहिए मोलैलिटी के ऊपर? मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पूरा बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो हम उसको एक्स मान लें। हमें नहीं पता तो एक्स मान लें। क्या हम बचपन से ये करते हैं, जो हमें नहीं पता होता हम उसको एक्स मान लेते हैं, चाहे हमें वो मिले या ना मिले, हम एक्स तो मान लेते हैं ना। तो एक्स मान लिया। मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 0.15। क्या 0.15 गिवन मास है? 0.15 डिवाइड बाई एक्स। कर दूं? पेट में दिक्कत? ठीक है। अपॉन कितने ग्राम सॉल्वेंट है? 15 ग्राम। पर क्या हमें पर केजी में चाहिए, तो 15 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे ना। चल नहीं रहा, एक मिनट ही। हो रहा है ना? हाँ अब हो रहा है। क्या ऑफ हो गया क्या? वो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है। हाँ सुनिए। तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.15 डिवाइड बाय एक्स से आ गए थे?
क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 15/1000 से आएगा, क्योंकि 15 ग्राम है, मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया मेरा मोलैलिटी। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर था सॉल्वेंट का वो टीबी था, सॉरी टीबी नॉट, और फाइनल सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो था टीबी था, फाइनल सॉल्यूशन का टेम्परेचर टीबी था और इनिशियली टीबी नॉट था सॉल्वेंट का। तो बोल रहा है कि टीबी माइनस टीबी नॉट इज 0.216 डिग्री सेल्सियस, है ना, है ना, है ना, है ना, ओके। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये डेल्टा टीबी की वैल्यू है? क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीबी की वैल्यू है? आइला, है ना? तो क्या मैं बोलूं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो बोलो पहले, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। केबी क्या है? केबी 2.16 इंटू एम 0.15 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 0.015। 0.015 है, ये 0.015 हो गया। क्या 0.015 इससे 10 टाइम्स जाएगा? और डेल्टा टीबी की वैल्यू में पता है 0.216, तो क्या ये भी इससे 10 टाइम्स जाएगा? यानी कि क्या 100/x, अगर आपके नयन चक्षु खुले हो तो ये 10 × 10 100 हो गया, 100/x इज इक्वल टू 1 है। तो क्या x इज इक्वल टू x बताइए 100 ग्राम्स। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया भाई, आ गया? करिए, जिसका नहीं हुआ करिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मेरा एक डाउट बताइए। पहले देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हा 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 हा। सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसको करना है कर लीजिए, और फिर मेरा एक डाउट बताइए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आदित्य भैया आ गया? गुड। तो फिर आप लोग मेरा एक डाउट बताएंगे, है ना? बताएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, मेरी नाक नहीं कटवाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ल पहले से ही बहुत खराब लग रही है, तो मेरी नाक तो मत ही कटवाइएगा। मैं खुद शेव कराने के बाद सोचता हूँ कि मैंने क्यों कराया, और सब लोग यही सोचते हैं। पर दिक्कत ये ना कि मैं पढ़ा रहा था पूरे दिन, तो यहाँ पे पूरा पसीना वो हो जा रहा था, एक्यूमुलेट हो जा रहा था, और वो इरिटेट कर रही थी पूरी स्किन को। फिर पूरे टाइम बस क्लास में पुष्पा वाला नहीं है, क्योंकि सुबह तो फिर भी ठीक है, सुबह तो मान लो धूप वूप नहीं रहती है, पर दोपहर में जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो हा हुआ, ये हो गया। एक डाउट बताइए मेरा डाउट ये है कि केबी की यूनिट देखिए, केबी की यूनिट ध्यान से देखिए, देख लिया आपने? 2.16 केल्विन केजी पर मोल। यहां पे डेल्टा टीबी देखिए क्या है? डिग्री सेल्सियस है, और मैंने वही डाल दिया डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू, पर मैंने यहां पे तो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू डाली है 0.216 डिग्री सेल्सियस, यहां पे केबी वाली वैल्यू डाल दी। हाँ,
हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, आप ये बोल रहे हैं क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर। साइलेंट क्लैप्स। क्योंकि अरे भाई साहब, तुम डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में लिखो, इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है 2.16 केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसको कैलकुलेट करने में टेम्परेचर इन केल्विन का यूज हुआ है। पर ये चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख दो, चाहे केल्विन में लिख दो, किसी में भी लिख दो, ये तो एक डिफरेंस है बस। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली मान लीजिए टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली मैंने मान लीजिए 5 ग्राम नमक मिला दिया तो कुछ बढ़ेगा। मान लेते हैं टीबी हो गया हमारा 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पर अब मान लो मुझे डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टीबी नहीं चाहिए, मुझे केल्विन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका केल्विन टेम्परेचर निकालूंगा। क्या मैं 273 से ऐड करूंगा? केल्विन टेम्परेचर निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 से ऐड करते हैं, पता है? पता है। तो फिर मैं 273 से ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा? 373 केल्विन। वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन। और क्या मैं इसका भी केल्विन टेम्परेचर निकालूंगा? तो डेल्टा टी भी निकालिए। तो 1 चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, भाई वो तो डिफरेंस आ रहा है ना, हम हमेशा डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा हो, केल्विन में लिखा हो, वो सेम बात है, किसी में भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे यूज कर लेंगे एज इट इज। नया सवाल, नई सुबह, करिए 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 करिए। आसान, वही क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिला हुआ है। क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं इसके, ग्लूकोज के? सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं इन केजी, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। और मोलैलिटी निकल गई तो क्या हमारा डेल्टा टी भी गिवन है? क्या हम के भी निकाल सकते हैं? भाई निकालिए। निकाल लिया? गुड 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 गुड। अच्छा, तो अश्विनी आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। ये लिखिए, जिसका वो क्वेश्चन हो गया हो ये क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, वो क्वेश्चन दिखाऊं? तो फिर आप होल्ड करिए। हाँ, फाइंड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb of a liquid if there is a rise of 0.1 degree Celsius in boiling point of a cell। हाँ, कर लिया? अरे ये आदमी वही क्वेश्चन फिर से लिख रहा है। ये वाला लिख लीजिए। सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी से आंसर चाहिए। आदित्य भाई पिछला वाला क्वेश्चन हो गया? गुड गुड गुड। ये वाला करिए, ये वाला करिए। इसका हो गया? पिछला वाला किसका नहीं हुआ? इकरा आपका हुआ? गुड। उस्मान आपका? पिछला वाला, ये अभी इसके पीछे जो था ग्लूकोज वाला। हाँ, करिए 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 करिए। रेचल कर रही हैं आप? अरे हाँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा है। व्हेन 10.6 ग्राम of a non-volatile substance is dissolved in 740 ग्राम ईथर लिखा है। 10.6 ग्राम of a non-volatile substance is dissolved in 740 ग्राम ether. Its boiling point is raised by 0.284 degree Celsius. If Kb of ether is 2.11 degree Celsius kg per mole, find molecular weight of substance। करिए भाई करिए। पिछला वाला करना है ना, मतलब नहीं आया अभी।
अच्छा सुनिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइए। सबसे पहले लिखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। फर्स्ट स्टेप, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आपको पता है। क्या आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं? मोलैलिटी लिखिए, फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखिए। मोलैलिटी लिखिए, हाँ, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब ये बताइए क्या आपको ग्लूकोज का गिवन वेट पता है? कितना है? अच्छा, 1.8 ग्राम। दूसरा, आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता है? कितना? 180। तो क्या उससे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा? ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा 100/1000, इट इज 0.1। तो क्या मोलैलिटी निकल गई? मोलैलिटी निकालिए। हाँ, इट इज 0.1 ना। ठीक है, मोलैलिटी क्या आ गई? 0.1। मोलैलिटी 0.1 आ गई। अब सुनिए क्या डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.1 भाई, राइज किया है 0.1 से, तो वही राइज ही तो डेल्टा टीबी होता है, जो डिफरेंस आया। तो डेल्टा टीबी 0.1 आ गया, एम 0.1 आ गया, तो क्या के बी 1 आ जाएगा? गुड, आया? गुड गुड गुड। इकरा आपका हुआ, पिछला वाला कितना आया? गुड। नेक्स्ट वाला करिए, मैं आपको बता देना क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए ध्यान से देखिए। व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 740 ग्राम ईथर, वो ईथर है, ये 10.6 ग्राम है, ये 740 है। ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाई 0.284 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया किससे? 0.284 से बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, यानी कि यही डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। और के बी हमें गिवन है, के बी ऑफ ईथर इज 2.11 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूलर वेट है सब्सटेंस का वो निकालना है। उसको x मानिए और उसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दीजिए। डेल्टा टी बी गिवन है, के बी गिवन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। शिशिर हो गया? गुड 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 गुड। क्या शिशिर के लिए एक बोनस क्वेश्चन रखा जाए क्या? है शिशिर, क्या बोलते हैं? रखा जाए आपके लिए बोनस क्वेश्चन? चलिए रखते हैं। अच्छा, आपने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो पढ़ा नहीं? सेम फॉर्मूला लगता है, जैसे यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो जरा एक आप मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं केवल शिशिर को लिखवा रहा हूँ। अच्छा, ये आप लोग भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना क्वेश्चन करिए, मैं शिशिर को लिखवा रहा हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर है 1 स्मॉल m, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट A is 3 Kelvin. Of a non-volatile solute A is 3 Kelvin. Full stop. The depression in freezing point, शॉर्ट में लिखिए कुछ ऐसे ही, फ्रीजिंग पॉइंट को FP लिखिए। The depression in freezing point for 2 molar solution of A, for 2 molar solution of A in the same solvent, is 6 Kelvin, is 6 Kelvin. ठीक है, the ratio of KF, the ratio of KB and KF, the ratio of KB and KF
the ratio of Kb and Kf is 1:x. The ratio of Kb and Kf is 1:x. Find x. आप आराम से कर सकते हैं बिना पढ़े। क्या है क्या? एक मिनट मैं कुछ कर रहा हूँ, एक मिनट अभी सुनता हूँ। हा 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 हा। हाँ बताइए। x की वैल्यू 1। गुड। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2022। कोई दिक्कत भी करने में? कोई दिक्कत? इन्होंने 1 या 2 मिनट में कर लिया होगा, और अभी इन्होंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा भी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत खास है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आसान लुल। अरे भाई ये सबका हुआ, हो गया? पक्की बात? पक्की बात? अच्छा चलिए इसको, आदित्य भैया हुआ? करी रेचल ट्राई किया? हो गया? गुड। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करने सबको आता है। आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ के ही जाएंगे, इसलिए मेरे को एक चीज पढ़ानी है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। क्या कितना परसेंट? देखा जाए तो अब इसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो हम आज खत्म करेंगे, फिर 20% समझ लो। एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, मॉन्टॉफ फैक्टर, और फिर नॉन आइडल सोल्यूशन वाला पार्ट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, 20%। 1 या 2 लेक्चर और। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्वेश्चन देखिए कि 10.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 740 ग्राम ईथर। क्या हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं? क्या हम सब्सटेंस के गिवन मास को 10.6 लेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट को x लेंगे, डिवाइड बाय 740 करेंगे, पर 1000 से डिवाइड करके, तो क्या मोलैलिटी कुछ आ जाएगी? अब क्या हमें Kb की वैल्यू गिवन है? कितनी 2.11, जो भी 2.11 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल। क्या हम डेल्टा Tb हमें गिवन है क्या? अरे भाई साहब 0.284 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हमें डिवाइड करना आता है? क्या डेल्टा Tb
इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। हमें डेल्टा टी बी गिवन है, के बी गिवन है, क्या हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करिए 0.284 डिवाइड बाई 2.11। क्या इतनी गणित आती है सबको? मुझे नहीं आती, तो मुझे कोई डिवाइड करके बता दे। बताओ भाई, बताओ भाई। अबे यार देखो देखो, मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूं। देखो ये होता है 2, यहां से पॉइंट लगाते हैं 0.2। ये देखो ये 8 दिख रहा है, ये इन्फिनिटी का ऐसे घुमा दो 8। अरे यार ये घूम गया 8। ये देखो ये 4 है, 4। ये देखो डिवाइडेड बाई 2.11। ओ प्लस हो गया मुझे नहीं आ रहा। ये आ गया 0.1345। ठीक है, क्या बताइए। अरे अरे मेरे साथ शर्मा रहे हो क्या? मैं 0.1345। अच्छा 0.1345 क्या है अब? मोलैलिटी। और मोलैलिटी की वैल्यू क्या है? 10.6 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 0.74। अब जो भी आएगा एक्स सॉल्व कर लेंगे, एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, सब लोग। क्या है एक्स? हाँ कितना? 14.32 अपॉन एक्स। शानदार। तो एक्स की वैल्यू आ गई 14.32 अपॉन 0.1345। ये तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही है ना वैल्यू? हाँ 106.39। गुड। सबकी ये वैल्यू आई है? नहीं भी आई तो मेथड देख लीजिए, कम से कम मेथड देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए फेज डायग्राम ऑफ वाटर। हेडिंग डालिए फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। और सब लोग इधर अपनी निगाहों को गड़ाएं। सभी लोग इधर देखें। सभी लोग इधर देखें। यह फेज डायग्राम ऑफ वाटर की किसके बीच में ये डायग्राम है? दिस इज द कर्व बिटवीन प्रेशर इन एटीएम वर्सेस टेम्परेचर। इसके बीच में ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है फॉर वाटर। किसका कर्व है? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। अब देखिए इसमें 3 रीजन बन रहे हैं। कौन कौन सा? ये है आइस का रीजन, यानी कि सॉलिड फॉर्म का रीजन, यह है लिक्विड फॉर्म का रीजन, और यह है वेपर फॉर्म का रीजन। ठीक है, यह है आइस का रीजन, यह है लिक्विड फॉर्म का रीजन, और यह है वेपर फॉर्म का रीजन। अब सभी लोग देखें, एक है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, क्या मैंने आपको बताया था जब मैं वो पढ़ा रहा था, क्या तो पढ़ा रहा था, क्या? अरे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? क्या होता है मतलब वाटर क्या होता है?
वैल्यू 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 जीरो के काफी करीब, या 0.01001 ऐसा कुछ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जैसे ही लिक्विड बना, भाई जीरो मेल्टिंग टेम्परेचर है, क्या जीरो पे आइस भी एग्जिस्ट करेगी और लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा, और लिक्विड जैसे ही एग्जिस्ट किया वेपर भी एग्जिस्ट करने लगेगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अच्छा, क्या आपको आइस दिख रही है, क्या आपको लिक्विड दिख रही है? जैसे ही हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है? डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं बता रहा हूं बस वो सुनते जाइए। ये देखा ये गया कि वेपर प्रेशर हमेशा इसके अलोंग डिक्रीज कर रहा है, आइस और वेपर की बाउंड्री के अलोंग। मतलब सुनिए, क्या ये प्रेशर वाली ये प्रेशर वाली एक्सेस है? जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल, मान लीजिए ये किसी सॉल्वेंट यानी कि वाटर का कर्व है, अब हमने वाटर में चीनी मिला दी और हम मुझे सोल्यूशन का कर्व बनाना है ऐसा ही, तो कैसे बनेगा? सुनिए, मैंने चीनी मिलाई, क्या पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ? तो मान लीजिए प्रेशर पहले यहां था, अब वो प्रेशर सेम टेम्परेचर पे इधर आ जाएगा, नीचे आएगा, पर वो इस लाइन के अलोंग आएगा। कैसे? इस लाइन पे ट्रेवल करके आएगा, इस लाइन पे ट्रेवल करके आएगा। तो मान लीजिए वो इधर तक आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे इसका कर्व बनाना है, लिक्विड और वेपर का, तो लिक्विड और वेपर का कर्व हो जाएगा ऐसा। यहां तक आया है, ये देखिए, ये था इनिशियल वेपर प्रेशर और ये है फाइनल। ये है फाइनल, ठीक है। अब देखिए लिक्विड और वेपर का कर्व कैसा बनेगा। दिख रहा है? देखिए, ये है सॉल्वेंट का कर्व, ये है सॉल्वेंट का कर्व, और ये है सॉल्यूशन का कर्व। ये है सॉल्वेंट का कर्व, ये है सॉल्यूशन का कर्व। अब ध्यान से देखते जाइए, क्या बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और मान लीजिए मैं 1 atm अगर प्रेशर ले लूं, मैं 1 atm प्रेशर ले लूं, तो क्या ये 1 atm वाली लाइन जब सॉल्वेंट वाले कर्व से इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? 1 atm वाली लाइन जब सॉल्वेंट के कर्व से इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉल्वेंट उसी टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। भाई सॉल्वेंट कब बॉईल करेगा? उस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 1 atm हो जाए। तो जब सॉल्वेंट वाली लाइन P एक्सटर्नल इक्वल टू 1 atm से इंटरसेक्ट करे, वही तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको हटाइए एक मिनट, और यहां देखिए कि ये है TB नॉट, TB नॉट है ये, TB नॉट है ये, TB नॉट है। अब देखिए, अब ग्राफिकली देखिए, क्या सॉल्यूशन वाले कर्व से ये P एक्सटर्नल 1 atm यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? अरे भाई, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन, वो बॉईल कब करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू P एक्सटर्नल होगा, जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm होगा। वो तो एक कॉमन प्रेशर पे ही बॉईल करेगा 1 atm पे। अब उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है वो बस हमें देखना है।
तो सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट के कर्व पे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ रहा है? टीबी नॉट। सोल्यूशन के कर्व पे क्या आ रहा है? टीबी। कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है? टीबी ज्यादा बड़ा दिख रहा है भाई, टीबी ज्यादा बड़ा। ग्राफिकली देखिए, इस साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस में वैल्यू बढ़ती है ना, यहां 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 वैल्यू बढ़ती है। तो टीबी ज्यादा बड़ा कि टीबी नॉट? टीबी ज्यादा बड़ा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। और कितना बढ़ा? इतने अमाउंट से बढ़ा, इतने अमाउंट से बढ़ा। दिस इज डेल्टा टीबी, दिस इज डेल्टा टीबी। टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, अब इधर आइए, हमने बॉइलिंग देखी है। आइस और लिक्विड के इंटरफेस पे चलिए। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट exist at equilibrium and they have same vapor pressure. Freezing point is that temperature at which liquid and solid state exist at equilibrium and they have same vapor pressure. Same vapor pressure. अब मान लीजिए उनका वेपर प्रेशर कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो क्या ये मेरा सॉल्वेंट का कर्व है, ये मेरा सॉल्यूशन का कर्व है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही प्रेशर पे होंगे फ्रीज होते टाइम, तो मैं क्या प्रेशर के पैरेलल एक लाइन बना दूं? सॉरी, क्या मैं एक लाइन बना दूं? अच्छा, क्या ये डिनोट करेगा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीएफ नॉट, और ये इंटरसेक्शन डिनोट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ? जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो क्या हम ये कर्व बना रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होने पे, प्रेशर डिक्रीज होने पे? तो हमारा टीएफ नॉट आ गया, टीएफ आ गया। अब बताइए कि टीएफ बड़ा है कि टीएफ नॉट बड़ा है? टीएफ नॉट बड़ा है, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा बड़ा है। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तभी तो टीएफ आया, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना। तो क्या इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा है, सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। और कितना घटा है? इस अमाउंट से घटा है। कितना घटा है? इस अमाउंट से। दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस। क्या ग्राफिकली समझ में आया? समझ में आया है? ये तो हुआ फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम फिर से समझा दूं मैं। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम है फॉर वाटर। कैसे कैसे? इसमें 3 रीजन है, एक है आइस का रीजन, एक है लिक्विड का रीजन, एक है वेपर का रीजन। ये है आइस और लिक्विड की बाउंड्री, ये है लिक्विड और वेपर की बाउंड्री, और ये है आइस वेपर की बाउंड्री। जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या उसका प्रेशर कम होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और उसी कम होने के करस्पॉन्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और किस लाइन के अलोंग कम होगा? आइस और वेपर वाली बाउंड्री जो होगी उस लाइन के अलोंग कम होगा। तो इस लाइन के अलोंग कम हुआ, कम हुआ कि कहीं यहां तक कम हुआ तो हमने प्रेशर ट्रैक कर लिया, यहां तक कम हुआ, ठीक है। दिस इज द रेड्यूस्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ हम कर्व ऐसे बनाएंगे, बना लिया। यह है सॉल्यूशन का कर्व। किसका है? सॉल्यूशन का कर्व। अच्छा, और फिर हम देखेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लगाएंगे। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm पकड़ेंगे जिसपे लिक्विड्स बॉयल करते हैं, फिर हम सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन लेंगे उसके साथ और सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे और देख लेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आ रहा है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है टीबी नॉट पे, सॉल्यूशन का आ रहा है टीबी पे। देख लेंगे कौन ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, और उनका डिफरेंस क्या आ रहा है? टीबी माइनस टीबी नॉट विच इज डेल्टा टीबी। फिर हम उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट को देख लेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम एट सेम वेपर प्रेशर।
तो हम एक सेम वेपर प्रेशर पकड़ेंगे जिसपे फ्रीजिंग हो रही हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्वेंट का होगा TF नॉट, सोल्यूशन TF, कौन बड़ा? TF नॉट बड़ा, कौन बड़ा? TF नॉट, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसके कंपैरिजन में? सोल्यूशन कंपैरिजन में। तो और दोनों का डिफरेंस क्या? डेल्टा TF। इतना समझ में आया है? समझ में आया है? किसी को नोट करना हो तो जल्दी से कर ले, कुछ भी, अगर इसमें से कुछ भी नोट करने लायक हो। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसपे तीनों स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रहे हो, को एग्जिस्ट कर रहे हो। क्या क्या? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? ये वाली लाइन? कोई भी हमने रैंडम पॉइंट लिया, कोई भी हमने रैंडम प्रेशर ले लिया और बना दिया कर्व। हाँ भाई, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की? कि वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे हो एंड दे हैव सेम वेपर प्रेशर्स। कुछ भी हो सकता है। हम 1 ATM चाहे तो 1 ATM भी ले सकते हैं, उससे कम चाहे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा चाहे ज़्यादा ले सकते हैं। भाई को एग्जिस्ट तो वो लोग किसी भी प्रेशर पे कर सकते हैं ना। समझ में आया है? अच्छा, जो आपकी बुकों में कर्व है, जो आपकी बुक्स में कर्व है इस केस में दिया हुआ, वो गलत है। आप लोग पहले कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। या फिर उन्होंने कुछ और ही मान के कर्व बनाया है, क्या मान के बनाया वो देखते हैं, चर्चा करते हैं। करिए भाई करिए।
करिए 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 करिए। करिए जल्दी जल्दी करिए। समझ समझ के बनाइएगा एक एक चीज। समझ समझ के बनाएंगे। ये पूरा किट बैग लेके चलता है तू? सही लग रहा है यार दिखा। अरे भाई साहब क्या क्या रखा है इसमें भाई साहब, पूरी दुकान लेके चल रहा है भाई। ये तलवार वलवार क्या है? पेन। अच्छा पेन है ये। नाइस गुड। प्रोफेशनल आदमी है भाई ये। जल्दी बनाइए जल्दी 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 करिए। बन गया सबका? सबका बन गया? अब इधर ध्यान दीजिए, हेडिंग डालिए जल्दी से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग डालिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी। और फिर लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट। लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other. Exist, अरे ये क्या हुआ? It is the temperature at which liquid and solid state exist at equilibrium with each other, or it is defined as the temperature, or it is defined as the temperature, or it is defined as the temperature at which, or it is defined as the temperature at which the liquid and solid states of a substance have same vapor pressure. It is defined as the temperature at which the liquid and solid states of the substance have same vapor pressure. Liquid and solid state of substance have same vapor pressure. अब जो आपकी बुक्स में डायग्राम बना हुआ है मैं आपको उसके हिसाब से भी समझा देता हूँ एक बार। सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। अरे तो हमने भी दो से ही समझाया। हमने भी एक सॉल्वेंट का बनाया है, एक हाँ
मैंने एक ही में दोनों को समझाया है और इसमें अलग अलग बना है। तो अब देखिए बुक में मेरे हिसाब से थोड़ा गलत बना है। बुक में बना क्या, पहले ये देख लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये है सॉलिड का कर्व। बुक में यहाँ पे सॉलिड दिखाया गया है, सॉलिड या फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट वही तो हुआ। अरे कोई बोल दे पानी है और यहाँ पे पानी है और यहाँ पे फ्रोजन वाटर है। फ्रोजन वाटर क्या मतलब होता है, आइसी तो मतलब होता है भाई। तो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। क्या 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 हाँ? मतलब अब वहां पे फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है भाई, चुपचाप लिखो ना कि वो सॉलिड फॉर्म है। हद है। हाँ इधर 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 देखो, ये है लिक्विड फॉर्म, ये है सॉलिड फॉर्म। अच्छा ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। अभी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वेपर प्रेशर वाली एक्सेस है, ये टेम्परेचर वाली एक्सेस है। अभी ये प्योर लिक्विड है और इसका सॉलिड फॉर्म है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है आपकी बुक के हिसाब से। मान लीजिए कोई रैंडम कर्व है। अब मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है इस लाइन के अलोंग। ये वेपर और सॉलिड वाली जो बाउंड्री होती है उसके अलोंग डिक्रीज करता है। तो क्या वेपर प्रेशर इस लाइन के अलोंग डिक्रीज करेगा। मान लीजिए यहां तक डिक्रीज किया तो इसका कर्व कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो क्या ये सोल्यूशन का कर्व है, क्या ये सोल्यूशन का कर्व है। और हम कैसे बता रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज कर चुका है। अच्छा, तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। क्या मैं कॉमन वेपर प्रेशर वाली लाइन ड्रॉ कर लूं, क्या उस वेपर प्रेशर पे सॉलिड का भी और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर सेम होगा। तो ये बताइए, क्या ये लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है और क्या ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, बताइए। हाँ सुनिए, ये क्या टेम्परेचर हाई हो गया। अरे ठीक है, आपके मन की तसल्ली के लिए मैं टेम्परेचर लो रखूंगा। आइए टेम्परेचर लो रखते हैं। अगर टेम्परेचर लो रखें, एक मिनट, अच्छा हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था कि अच्छा आपकी बुक्स में ऐसा कर्व दिखाया है, ये मेरी गलती नहीं है। आपकी बुक में ऐसा कर्व दिखाया है, जबकि ऐसा कर्व होता नहीं है भाई। ये तो एक्चुअल जो हम लोग फेस डायग्राम बनाते हैं उसमें ये बॉइलिंग के लिए शो करते हैं। आपकी बुक में ऐसा कर्व दिखा दिया है क्या, दोनों में यही दिखाया है। तो हाँ सेम टू सेम लिखा है। नहीं, सेम टू सेम लिखने की वजह है, सेम टू सेम लिखने की वजह इसलिए है क्योंकि भाई सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर हमेशा कम रहेगा ना सॉल्वेंट से, इसलिए सेम टू सेम लिखने की वजह है। हाँ। तो समस्या ये कि आपकी बुक में गलत कर्व बनाया गया है, तो अब उससे समझाने में आप समझ रहे हैं। तो या तो आप अपने टीचर से झगड़िएगा स्कूल में, और या तो आप मेरा वाला बना के आइएगा, या जो भी आपको मन करे। कंप्लेन मारो, मेल करो सालों को। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, क्या आप असली डायग्राम से समझ गए हैं कैसे होता है फ्रीजिंग। आप सुनिए, डेल्टा TF is depression in freezing point, and depression in freezing point is equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution। कौन बड़ा होता है, freezing point of solvent बड़ा होता है, freezing point of solution कम होता है। तो डेल्टा TF is equal to TF नॉट माइनस TF। अच्छा एक और बात, for dilute solution delta TF is also directly proportional to molality। for dilute solution
डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी एफ, जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू एम। क्या आएगा, के एफ इंटू एम, वेर के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वहां पे क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हुआ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, और ये हमें पता ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एम हमें पता है मोलैलिटी। क्या डेल्टा टी एफ आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। अच्छा, के एफ की वैल्यू बताइए, के एफ की वैल्यू, सॉरी के एफ की यूनिट्स, बताइए। क्या क्या क्या, केल्विन केजी अपॉन मोल। गुड, केल्विन केजी अपॉन मोल। क्या इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो पूरा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। तो क्या हम इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल दें? अरे हाँ या ना। एक और बात, क्या जिस तरह केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। भाई हमने क्या पढ़ा था, केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट की वैल्यू के साथ ही चेंज होगा। मान लिया अगर सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो केबी चेंज हो जाएगा। उसी तरह के एफ इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, के एफ भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। और जब हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो के एफ चेंज होगा। एंड के एफ इज सिमिलरली, जिस तरह हम के बी कैलकुलेट करते थे, के बी किस तरह कैलकुलेट करते थे, आर टी बी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसी तरह हम के एफ निकालते हैं, बस डिफरेंस क्या आ जाता है, एफ का, बी की जगह एफ का। वहां पे आर टी बी नॉट होता था, यहां पे आर टी एफ नॉट का स्क्वायर है इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच। अब यहां पे वेपराइजेशन ही होगा, यहां पे फ्यूजन होगा, मेल्टिंग। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। क्या के एफ की वैल्यू आ गई, के एफ की वैल्यू आ गई। किसी को नोट करना हो तो कर ले, जल्दी से करिए भाई, करिए जल्दी। स्लाइड पीछे करूं क्या, पीछे करूं, इसको नोट करिए। कुछ नहीं रखा इसमें, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, डेल्टा एच, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए। नहीं, डेल्टा एच निकालने का तो सोल्यूशन में तो नहीं आएगा, बाकी कर सकते हैं ऐसा। चलिए आपको एक क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, आपके लिए हम क्वेश्चन बना के लाएंगे। स्लाइड चेंज करूं, पीछे पास कर दीजिए।
चल, ये आपकी दूसरी डीपीपी, धीरे धीरे सॉल्व करें इसको। यह है केवल सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ पे। क्या क्या ना ना, और आपको केबी वगैरह अगली डीपीपी में नहीं मिलेगा। अगली डीपीपी रहेगी राउल्ट्स लॉ पे और वेपर प्रेशर कैलकुलेशन पे, उसमें भी केबी वगैरह नहीं रहेगा। केबी वगैरह आपको मिलेगा चौथी डीपीपी से। ठीक है, ये हो गया सबका, सबका हो गया। चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करें।